Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. खबर आपको दे दे कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग के 12वें दिन सीज फायर पर सहमति बन गई। सीज फायर का तो ऐलान हो गया है, लेकिन क्या ये सीज फायर मुकम्मल है, ये अपने आप फिर इजराइल को एक सेटबैक होगा, क्योंकि इजराइल अभी तक यही चाहता है कि रेजिम चेंज, सत्ता पलट हो ईरान में। आज सुबह से अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पीठ थपथपाने से रुक नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो सीज फायर के सिकंदर हैं, लेकिन नहीं, सीज फायर का सिकंदर अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका से कोई सीधी टक्कर ले सकता है तो वो ईरान है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर सीधा अटैक किया था और उसके बाद से चर्चा हो रही थी कि क्या ईरान अमेरिका से इंतकाम लेगा। सवाल का जवाब देने में ईरान ने ज्यादा देर नहीं लगाई और पहली बार सीधे अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दाग दी। दुनिया घबरा गई कि अब तो युद्ध भयानक होगा, क्योंकि ईरान ने बता दिया था कि वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही सरेंडर करेगा। लेकिन सुबह होते होते ईरान और इजराइल के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 12 दिन के युद्ध विराम की खबर आई थी और यकीन मानिए, इस युद्ध विराम का सिकंदर और कोई नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई बने हैं। आयतुल्ला काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند. مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. 40 साल पहले तारीख 15 मार्च 1985, जब ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज हो रही थी और अगुवाई ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला अली खामेनेई कर रहे थे, उसी वक्त एक भयानक धमाका होता है। मरहूम आयतुल्ला काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان. धमाके के बाद भी आयतुल्ला खामेनेई अपनी सिक्योरिटी के साथ मंच नहीं छोड़ते, बल्कि सामने मौजूद हजारों की भीड़ से कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। توجه کنید، همونطور که از شعارهای شما برادران عزیز هم کاملا فهمیده میشه، این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. भीड़ नारे लगाती है और आयतुल्ला खामेनेई फिर से दोहराते हैं कि दुश्मन इतना कायर है कि नमाज की जगह को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। چیزی بود که در بحبوحه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو مار. जो आपने देखा और सुना वो अमेरिका के खिलाफ खामेनेई की 40 साल पहले वाली हुंकार थी और वक्त बीत गया। अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन खामेनेई नहीं बदले। ईरान को इन्वेड करना जैसे इन्वेड हुआ था इराक में, ऐसा करने की अभी तक शक्ति किसी ने नहीं जुटाई है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने अपने को इस तरह से कैपेबल बनाया है। उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जिस तरह से उनकी चीज़ें हैं और जैसा उनका लगाव है, बहुत बड़ा देश है ये, और 79 से ये करता आ रहा है। इसके पहले भी उसकी अपनी एक धमक थी। ईरान को हल्के में लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
85 साल के आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ बता दिया कि बड़े से बड़ा हथियार हो या फिर ट्रंप का सबसे ताकतवर बम, ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. ईरान ने इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके और बेंजामिन नेतन्याहू जो इस युद्ध में खुद को सबसे बड़ा बाजीगर साबित करना चाहते थे, वो लूजर साबित हुए हैं। कैसे, वो देखिए। आप कहेंगे अब तो सीज फायर का ऐलान हो गया, तो फिर सायरन और मलबे की ये तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये ईरान की सत्ता और उसके परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम खाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की हार का सबूत है। ये इजराइल के सीने पर लगी उन चोटों के निशान है जिसका दर्द ये मुल्क कई वर्षों तक महसूस करेगा। Heading to Beersheba, the damage is very big. There are some people that died there. और इसकी सबसे बड़ी कराह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कलेजे से निकलेगी। दरअसल युद्ध तो इजराइल करीब 2 साल से लड़ रहा है। अलग अलग मोर्चों पर हमास से लेकर हूती और हिजबुल्ला तक पर बम बरसा रहा है। लेकिन बताइए कि क्या कभी इजराइल के चमकते शहरों की ऐसी उजड़ी हुई तस्वीर सामने आई थी? इजराइल जो पहले ही युद्ध लड़कर खाली हो चुका है। अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और साल 2024 के आखिर तक इजराइल इस युद्ध में 5.58 लाख करोड़ फूंक चुका है। इजराइल के आर्थिक विकास में युद्ध एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। अकेले 2024 में युद्ध की वजह से इजराइल में 60,000 कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन बेंजामिन ने गाजा के बाद ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया और उसके परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम खाई। लेकिन 12 दिन के इस युद्ध को पीछे मुड़कर देखेंगे तो ज्यादा खोने वाला मुल्क इजराइल है। बेंजामिन, जिन्हें आक्रामक और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. 46 साल की उम्र में इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि वो कड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटते। אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ऐसा ही फैसला नेतन्याहू ने 13 जून को लिया था जब ईरान पर अटैक किया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
दरअसल नेतन्याहू को लग रहा था कि अमेरिका अपना सबसे ताकतवर बम बरसाएगा तो ईरान लाइन पर आ जाएगा। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2B बॉम्बर से बमों की बारिश भी कर दी। तीन परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी ईरान ने अपने तेवर में नरमी नहीं दिखाई और बता दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। 12 दिन के युद्ध में ये बात निश्चित हो गई है कि ईरान काफी ताकतवर देश है। इसको अंडर एस्टिमेट किया गया था। हमलों के बाद भी जिस प्रकार से लगातार वो मिसाइल के द्वारा हमले करते रहे, रॉकेट्स के द्वारा हमले करते रहे और इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे और युद्ध जारी रखा, वो दिखाता है कि उनके अंदर डेप्थ है। सीनियर कमांडर्स मारे गए, फिर भी लड़ाई जारी रही। उनके मिसाइल साइट डिस्ट्रॉय किए, लेकिन इतनी ज़्यादा मिसाइल थी फिर भी करते रहे। तो ये तो बात निश्चित है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है वो ईरान था और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे कि वो एक परमाणु शक्ति बने। सीज फायर के ऐलान के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार बयान देने सामने आए तो उन्होंने कई बार ये बात दोहराई कि उन्हें इजराइल का रवैया पसंद नहीं आ रहा है। But in all fairness, Israel unloaded a lot. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. I think they both violated it. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. ये पहली बार था जब ईरान ने सीधे अमेरिका पर हमला किया था और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी। और अब ये तस्वीर देखिए जो बता रही है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जीत के हर लम्हे को जीने में कितना यकीन रखता है। जैसे ही ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया, वहां लोग जश्न मनाने लगे मानो युद्ध ही जीत गए हों। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट का यह सिलसिला 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से शुरू हुआ था। इसके पहले तो ईरान के शाह को अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का मेहमान बनाते थे। अमेरिका और ईरान की दोस्ती का यह दौर उस वक्त शुरू हुआ था जब ईरान के तेल और उसके संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा था और अमेरिका को ईरान एक भरोसेमंद विदेशी ताकत के तौर पर देख रहा था। संबंध कितने मजबूत थे, इसे समझने के लिए हम आपको साल 1962 की एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें करीब 63 साल पहले की हैं, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ईरान के शाह और उनकी पत्नी को व्हाइट हाउस में डिनर का न्योता दिया था। दरअसल 1950 के दशक तक ईरान के पहलवी वंश के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी बन गए थे। ईरान और अमेरिका के संबंध इतने दोस्ताना थे कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु संयंत्र और तकनीक की सहायता तक दी थी। अमेरिका ने रिएक्टर से लेकर यूरेनियम तक की सप्लाई ईरान को दी थी। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के अपने हित थे जो ईरान के तेल पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की फिराक में थे। बदले में ईरान के शाह परमाणु तकनीक की डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये समीकरण वर्ष 1951 से बदलने शुरू हो गए। उन्नीस में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्रधानमंत्री बने थे। सत्ता में आते ही मोसादेक ने ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, या यूं कहें कि ईरान के तेल पर ब्रिटेन का सीधा कंट्रोल खत्म कर दिया। और ये बात ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मुल्कों को रास नहीं आई थी। और फिर
1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर ईरान की मोसादेक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस ईरान की सत्ता में लाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में पहलवी को समझौते पर दस्तखत करने पड़े, जिसके मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तेल कंपनियों को अगले 25 साल के लिए ईरान की सरकारी तेल कंपनियों का 40% हिस्सा मिल गया। और फिर आया साल 1972। तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे, क्योंकि 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ईरान के दौरे पर आए थे। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों की सुरक्षा के लिए ईरान से मदद मांग रहे थे, ताकि रूस के सहयोगी देश इराक का विरोध किया जा सके। बदले में निक्सन ने ईरान से कहा कि वो किसी भी तरह का कोई भी गैर परमाणु हथियार ले सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान की सरकार के रिश्ते मजबूत हो रहे थे, दूसरी तरफ मुल्क में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से लोगों में गहरी नाराजगी थी। धार्मिक गुटों ने इस आधुनिकीकरण के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फिर ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई। ये वो वक्त था जब ईरान के शाह को देश छोड़ना पड़ा और 14 साल बाद इस्लामिक क्रांति के अगुआ आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई। अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने बिगड़े कि अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस घटना के बाद 1980 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध टूट गए थे और अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और कई दशकों बाद भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है, जब आमने सामने की जंग में भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया और सीज फायर का ऐलान खुद ट्रंप ने किया। तो भारत की बात पे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।